एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ जाएंगे जहां आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। बड़ी अपडेट आप तक साझा करते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश अमित शाह जाएंगे। स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यक्रमों में भी अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं। ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण का भी विमोचन करेंगे। ऐसे में मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। कल हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी नजर आएगी। गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में भी अमित शाह शामिल होने वाले। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर फिलहाल उत्तराखंड में अमित शाह रहने वाले हैं। ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण का विमोचन भी अमित शाह करेंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से होना है। कल हरिद्वार फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में उनके आने की पहले जो तैयारियां थी वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। आज से 2 दिन के दौरे पर अमित शाह उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। ऋषिकेश में फिलहाल मासिक पत्रिका कल्याण का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होगा। बताते चले कि पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का भी विमोचन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो 2 दिन तमाम कार्यक्रम जिस पर गृह मंत्री अमित शाह की जो मौजूदगी है वो आपको नजर आने वाली है। तो आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज से 2 दिन दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। बिल्कुल, देखिए अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। पुलिस विभाग जो है वो अपनी तरीके से अलर्ट मोड पर है क्योंकि वीवीआईपी कार्यक्रम है। ऐसे में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और आईजी गढ़वाल ने बीते दिन ही बताया था कि गीता भवन के हॉल में वीवीआईपी ड्यूटी करने वाले जो पुलिसकर्मी है उनको ब्रीफ भी किया गया था कि किस तरीके से उनकी ड्यूटीज रहेगी, किस तरीके से ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाए गए हैं, किस तरीके से जो ड्यूटी पॉइंट है वो सबको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और साफ कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है वो सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होना चाहिए। ऐसे में अब शाम 3 बजे के करीब जानकी पुल के निकट हेलीपैड पर MI-17 हेलीकॉप्टर से अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे। वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो सड़क मार्ग से हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए ये 2 तरीके से इसमें कार्यक्रम इनके निर्धारित किए गए। ऐसे में जो जानकी झूला हरिद्वार का, वहां पर आवागमन पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं। ऐसे में इनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका प्रबंध पूरी तरीके से कर लिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरों से भी क्षेत्र की कड़ी निगरानी होगी और क्षेत्र में जगह जगह पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाना भी कल से ही शुरू कर दिया है। आसपास जो लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं उन पर पुलिस का पूरी तरीके से ध्यान है। होटलों में विशेष चेकिंग शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर अमित शाह का ये जो दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। बिल्कुल, आज शुभांगी तैयारियां फिलहाल पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो कितना महत्वपूर्ण गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है और यहाँ पर जब भी आते हैं तो जो भी कोई केंद्रीय मंत्री आता है वो अपने आप में दौरा महत्वपूर्ण रहता है। और इससे पहले भी जितनी बार गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं उनके चाहे स्वागत की हम बात करें, चाहे उनके यहाँ पर आने उनका संबोधन भी सुनने को मिलता है। किस तरीके से उत्तराखंड का वो जिक्र करते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री का जिक्र करते हैं, किस तरीके से यहाँ के विकास का जिक्र करते हैं, वो उससे सभी वाकिफ है। और इस बार का कार्यक्रम भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वो हरिद्वार में जिस तरीके से गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे, वहां पर भी उनकी लोगों से मुलाकात होगी, वहां पर भी उनका संबोधन होगा। ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में यूसीसी के तहत बीते 1 साल में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 5 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं, लेकिन एक भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत नहीं आई है। और इस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के अपने संकल्प पर 100% खरा उतरी है। यही नहीं, ऑनलाइन आवेदन में पूरी प्रक्रिया फेसलेस होने से भी किसी की भी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोगों ने शुरुआत में नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन बीते 1 साल में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन ने ऐसे सभी लोगों को जवाब दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में एसआईडीएम का भ्रमण किया और एसआईडीएम के पदाधिकारियों और
प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई और इस मौके पर उन्होंने रक्षा उद्योग से जुड़ी वर्तमान गतिविधियों, नई तकनीकों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में SIDM जैसे संगठन सरकार और उद्योग के बीच सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। भ्रमण की तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में रक्षा उद्योग से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी यहां पर राज्यपाल की ओर से ली गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह का SIDM ये जो भ्रमण था वो बेहद महत्वपूर्ण और उसी भ्रमण की ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। ऐसे में प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। तमाम गतिविधियों पर यहाँ पर उन्होंने जानकारी भी ली। गुरमीत सिंह का SIDM ये भ्रमण था। ऐसे में प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक भी की, जो भी अधिकारी थे उनके साथ। उत्तराखंड की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा यूपी और हरियाणा के विकास में खर्च हुआ है। दूसरे राज्यों के विकास पर दरियादली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से सबसे आगे रहे। ऐसे में RTI में इस खुलासे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि के बीजेपी MP दूसरे राज्यों पर मेहरबान, सांसद निधि से खर्च की धनराशि मचा घमासान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी सांसदों पर प्रहार, बेवजह हो हल्ला कर रही कांग्रेस बीजेपी का पलटवार। उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा यूपी और हरियाणा के विकास कार्यों में खर्च किया गया है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सांसदों ने यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल, सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की है। दूसरे राज्य के विकास पर दरियादिली दिखाने में टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। उन्होंने यूपी के आगरा जिले पर विशेष ध्यान दिया है। आगरा के लिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने भी गुजरात में विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने यूपी के आगरा के लिए आवंटित की राशि फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए किए आवंटित। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा के लिए आवंटित की धनराशि स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने गुजरात के लिए आवंटित की धनराशि गर्ल्स हॉस्टल के भवन के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की। प्रदेश के सांसदों के दूसरे राज्यों को सांसद निधि की धनराशि आवंटित करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि उत्तराखंड के गांव आज भी पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में राज्य के भाजपा सांसदों का अपनी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च करना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सांसदों ने नियमानुसार ही अपनी धनराशि खर्च की है, लेकिन कांग्रेस इस पर बेवजह हो हल्ला मचा रही है। प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। जो हमारे माननीय सांसदगण है वो अपने सांसद निधि का लगभग सारा पैसा अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करते हैं, और कुछ सांसदों ने अगर उससे बाहर भी कहीं पर खर्च किया होगा तो उसमें एक प्रावधान भी है कि 5% खर्च वो कहीं अन्य भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रयास यही है कि अपने संसदीय क्षेत्र में जो अधिक से अधिक जो हमारी जन समस्या है उसके निस्तारण के लिए अपने सांसद निधि का उपयोग किया जाए, और करते भी हैं। कई 1-2 मामले अगर उससे बाहर कहीं अपवाद स्वरूप दिया होगा तो कांग्रेस को इसमें हो हल्ला मचाने की इतनी आवश्यकता नहीं है।
नए नियमों के अनुसार सांसद एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए की धनराशि किसी भी राज्य में खर्च कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य जहां पहाड़ों पर मूलभूत समस्याओं से जूझते लोगों की तस्वीरें बदहाली की दास्तां बयां करती हों, वहां के सांसदों का दूसरे राज्यों पर मेहरबान होना प्रदेशवासियों को हजम नहीं हो रहा और यही वजह है कि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कपकोट निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे में 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे और 18 जनवरी को शिवपुरा क्षेत्र में हुई भीषण मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। शहादत की खबर मिलते ही बागेश्वर के गैनाड गांव में शोक की लहर दौड़ गई। 20 जनवरी को दोपहर बाद शहीद का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर मैदान स्थित हेलीपैड पर लाया गया। शहीद गजेंद्र का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई और सरयू फिर गंगा संगम पर अंतिम संस्कार। गजेंद्र सिंह गड़िया 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये घटना परसों की 18 जनवरी की करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब है और आज वो गांव बीथी कपकोट के हैं और आज यहाँ कपकोट के घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ। इससे पहले हेलीकॉप्टर से उनको बरेली से कपकोट के डिग्री कॉलेज के हेलीपैड में लाया गया उनके पार्थिव शरीर को और वहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जो भी गणमान्य व्यक्ति थे और जो सर्विंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे यहाँ के, उन्होंने उनको अंतिम विदाई की और अभी कुछ ही क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहाँ घाट पर आएगा और हम उनको अंतिम विदाई करेंगे। तो वहीं टिहरी के बोराड़ी में डीएम लतिका खंडेवाल ने सुमन पुस्तकालय का निरीक्षण किया और ऐसे में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 20,000 किताबों को सुरक्षित रखने और किताबों का डिजिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी पुस्तकों की बार कोडिंग कर डिजिटल सर्च व्यवस्था विकसित करने के निर्देश जारी किए गए, जिससे पाठक आसानी से मनचाही पुस्तक खोज पाए। डीएम ने कुछ पुस्तकों को ब्लॉक की लाइब्रेरी में देने के आदेश दिए। जैसा कि आप लोग सब विदित हैं कि सुमन लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं और पुरानी टिहरी की एक बहुत बड़ी धरोहर है सुमन लाइब्रेरी। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हमने आज असेस किया कि 49,000 जो बुक्स थी वो सुमन लाइब्रेरी में थी और 49,000 में से लगभग 20,000 किताबें जो हैं वो आज की डेट में जो नई जो रेनोवेट हुई थी सुमन लाइब्रेरी उसमें संरक्षित कर ली गई हैं। उसके हिसाब से उसके अलावा जो बची हुई लगभग हमारे पास 19,000 जो हमारे 29,000 जो बचती हैं उसमें कुछ काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कुछ हमने काफ़ी प्रिजर्व कर रखे हैं, अलमीराज में सेफ है। अब हमारा आज डिसीजन ये हुआ था कि हमने एक कमरा वहाँ पे चिन्हित किया है। जितने भी हमारी ये पांडुलिपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको हम सबको वहाँ पे रखेंगे प्रॉपरली कैटलॉगिंग करके। जो बची हुई हमारी कुछ 19,000 किताबें हैं क्योंकि 5,000 हमने स्कूल्स में दे दी हैं, उसके अलावा सबका कैटलॉगिंग चल रहा है। कैटलॉगिंग के बाद हम ये देखेंगे कि यदि वो किताबों की जो लिमिटेड एडिशंस हैं उनको हम लोग जिले में रखेंगे और जो किताबें जिनके मल्टीपल एडिशंस हैं तो हम लोग अभी ब्लॉक में भी लाइब्रेरीज प्लान कर रहे हैं, उसको हम लोग दे देंगे। तो वहीं चंपावत में 13 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन तहसील कार्यालय का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया और ऐसे में निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यदायी से निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए, जिससे निर्धारित समय सीमा के भीतर भवन का निर्माण पूर्ण किया जा सके। तो वहीं टिहरी में 27 से 30 जनवरी तक एक्रो फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए प्रशासन स्तर से सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। वहीं नई टिहरी के पास बसे कोठा गांव से पैराग्लाइड उड़ान भरकर टिहरी बांध की झील के आसपास बसे प्रतापनगर की चोटियों तक पहुंचने वाले हैं और इस फेस्टिवल में 130 पैराग्लाइडर भाग लेंगे। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल पाएगा।
फिलहाल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो उत्तराखंड के टिहरी से ये खबर, जहां 27 से 30 जनवरी तक एग्रो फेस्टिवल का आयोजन यहां पर होगा। एग्रो फेस्टिवल जैसे आपको पता है हर साल की बात ही हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ये पैराग्लाइडिंग का हमारा एक मेजर कंपटीशन है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। लगभग 130 प्लेयर्स आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अभी निमंत्रण भेजा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता के अनुसार मोस्ट लाइकली या तो उसके उद्घाटन या उसके समापन में वो डेफिनेटली आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हमें जैसे पता है कि पैराग्लाइडिंग एक बहुत अच्छा इवेंट है। यहाँ पे हमारे जो लोकल जितने पैराग्लाइडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। सारे हम लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं। एंड साथ ही साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एग्रो फेस्टिवल के साथ साथ हम लोग उसके कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीना बाद हम लोग टिहरी लेक फेस्टिवल भी कर रहे हैं, जो भी हमारा एक लीगेसी चला आ रहा है। उस फेस्टिवल को भी हम बड़े स्वरूप पे इस बार करना चाह रहे हैं। तो एग्रो में मुझे लगता है कि पैराग्लाइडर्स के लिए इट विल बी अ गुड इवेंट और कंड्यूसिव वेदर है इस समय। और 27 से 30 जनवरी तक हमारे ये एग्रो फेस्टिवल टिहरी लेक पे होने जा रहा है। तो वहीं लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस में एसडीएम सौरभ असवाल ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। ऐसे में तहसील दिवस में 30 से ज्यादा शिकायतें वहां पर मिली, जिसमें से 1 दर्जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय से निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। आज तृतीय मंगलवार को लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। इसमें अभी तक हमारे पास 20 शिकायतें आ गई हैं। इनमें से हमने 10 शिकायतों का जो है मौके पे निस्तारण कर दिया है। कुछ पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें हैं तो वो अभी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कर्मचारी अधिकारियों को कि मौके पे जाके उसकी पैमाइश करके तुरंत उस शिकायत का निस्तारण करें। और अभी भी शिकायत हमारे पास आ रही है। सर क्या कुछ देखिए, अभी 2-3 शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसमें पैमाइश से संबंधित था। उसमें हमने ज्वाइंट टीम गठित कर दी है, चकबंदी और राजस्व टीम, तो उस समस्या का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। तो क्या देखिए, आज तो पैमाइश के संबंध में विभाग नहीं, अन्य विभागों से भी हैं, कुछ नगर पालिका से और कुछ पीडब्ल्यूडी से और कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें हैं जी। उसमें हमने एक ज्वाइंट टीम का गठित किया है जिसमें एक डेट फिक्स की जाएगी और जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया है उसको हटाया जाएगा। तो वहीं चमोली जिले के नारायण बगड़ बाजार और आसपास के क्षेत्र से लोगों ने निराश्रित छोड़ दिए गए गौवंशों को गौशाला के लिए रवाना किया। और इससे पहले स्थानीय लोगों ने गौ सदन के कार्यकर्ताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया। स्थानीय बाजार से कुल 9 गौवंशों का रेस्क्यू कर वाहनों के माध्यम से 20 किलोमीटर दूर झिंझौड़ी के गौसदन ले जाया गया, जहां पहले से ही सैकड़ों की संख्या में पिछले 6 सालों से गौवंशों का पालन पोषण हो रहा है। गौ सदन के सदस्य यहां पर ये पालन पोषण करते आ रहे हैं और इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि गौवंश को बुजुर्ग अवस्था में निराश्रित नहीं छोड़ना चाहिए। गौ माता के तो हम नित्य 6 वर्षों से मतलब जो है कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो उसमें जो है कि बांझ, वृद्ध और बीमार गायों को ही हम मतलब जो है कि पालन पोषण कर रहे हैं। जो भी मतलब अनुत्पादन है, निराश्रित है, तो मतलब क्षेत्र के सभी गांवों से लगभग जितने भी निराश्रित गोवंश होते हैं वो हमारे पास मतलब अभी 90 से ऊपर की संख्या में है, जिनको कि मतलब टैग भी लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। और गौशाला को मतलब गवर्नमेंट भी इसके लिए मतलब भरण पोषण में दे रही है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो मतलब इस बार हमारा मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग, जैसे प्रमुख साहब जी, हमारे माननीय प्रमुख साहब जी ने मतलब बहुत ही सहयोग उनका मतलब हमारे लिए बना हुआ है। और प्रधान जी के वर हो गए हैं और दलवीर भाई हो गए हैं जो प्रतिनिधि। धन्यवाद करना चाहूँगा झिंझौड़ी गौ सदन का, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा मैं संपूर्ण व्यापार संघ का और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं दलीप नेगी जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेषकर धन्यवाद हमारे भागचंद भाई जो शायद गौ सदन के अध्यक्ष हैं और झिंझौड़ी के, और हमारे सुभाष जी और उनके साथ जो आए हुए गौ सदन के सेवक हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो सबने सहयोग करा। और इन गायों को आज एक गौशाला मिलने जा रही है, तो गौशाला मिलने के बाद इनका थोड़ा रहने का ठीक हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नंदा देवी कामधेनु गौ सदन झिंझौड़ी का, लगातार 6 वर्ष से ये सेवा करती आ रही है। बाजार में जो है दुनिया भर की जो है गोवंश है, लोग उनको जूठा देते रहते हैं, कोई इधर मरता है, कोई उधर मरता है, कोई जो है गाड़ियों के नीचे दब जाता है। तो इसमें जो है बहुत गौ सदन ने बहुत ही जो है अच्छा काम यहाँ पे किया है। और इसमें हमारे प्रमुख जी का, हमारे ग्राम प्रधान देवेंद्र कोहली जी का, सारे लोगों का जो है इसमें सहयोग मिला है। व्यापार संघ का सभी का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं सबका हृदय की गहराई से आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ
ये गौ सदन वालों को कि जो उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम इसके लिए की है, और मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह का जो है मुहिम करते रहें और हम पूर्ण सहयोग उनके साथ मिल के करेंगे। इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो ये हमारी जो फालतू घूम रही थी इधर बाजार में, लोग उनको कोई इधर से उधर कर रहे थे, कोई भगा रहे थे, कोई मार रहे थे, और कहीं झूठा पीटा ऐसी घास मिलता प्लास्टिक खा रहे हैं। इसके कारण जो गायें हैं वो सारी बर्बाद हो रही है, नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं। वैसी ठंड पड़ी है, बाहर रहती है। तो चलो ये बहुत अच्छी पहल है इनकी तरफ से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, इन्होंने एक पहल की। चंपावत जिला मुख्यालय में पुलिस और एसएसबी की ओर से सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस के जवानों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग किया और ऐसे में रैली के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। जागरूकता माह चल रहा है। ये दिनांक 16/1/2026 से 14/2/2026 तक चलेगा। इसके माध्यम से हमने एक रैली निकाली है चंपावत बाजार में। इसका मेन उद्देश्य है कि सभी लोगों को जागरूक करना कि आप लोग सभी यातायात के नियमों का पालन करें और हमेशा दो पहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग करें, नशे में वाहन न चलाएं, तेज़ गति से वाहन न चलाएं और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में या देश में ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये हमारा जो है 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। हम सभी स्कूल के बच्चों को या इस प्रकार से अवेयरनेस करते रहेंगे। सभी हमारे जितने भी चंपावत के जितने भी कस्बे हैं या शहर हैं, सभी में हम ये रैली निकालेंगे। अगर बाय द वे ये रैली निकालने के बाद भी कोई यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक जो आईएमबी एक्ट की धाराओं में जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।